हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस 2.0 में। यूपी कांस्टेबल 2023-24 की वैकेंसी आपकी आ चुकी है और आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी करवाइएगा। तो आज हम क्या करेंगे, आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का एक प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे और उसमें भी हम सिर्फ जीके का ही सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब जो आप तैयारी करेंगे ना, इसका आप लोग टेस्ट लगाइएगा। सभी प्रश्न एमसीक्यू में हैं और देखिएगा आपकी तैयारी इस समय किस लेवल पे है, आप कितने प्रश्न कर पा रहे हैं। और आपको जो अब तैयारी करनी है वो इससे कम से कम 2-2.5 गुना आपको लेवल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये पेपर हम 2019 का डिस्कस करेंगे, जनवरी 2019 का। और अब आपको पता है कि अब एग्जाम का लेवल कहां से कहां चला गया है। फिर भी क्योंकि ये आपका एग्जाम जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल का है, उसको ही देखते हुए हम तैयारी करवाएंगे आपकी। उम्मीद करूंगा आज सेशन सभी को हेल्पफुल लगेगा। टेस्ट कंप्लीट लगाइएगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा ये जो हम आज पेपर डिस्कस करने वाले हैं ना, ये आपका 28 जनवरी 2019 का सेकंड शिफ्ट का पेपर होने वाला है और उसमें हम एकदम जीके के ओरिजिनल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा पहला प्रश्न आपके सामने है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। अंतिम वर्ष बताना है, ठीक है ना, कि रेल बजट और केंद्रीय बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया गया। अगर आपसे देखो अभी दिल्ली पुलिस 2023 में एक प्रश्न आया था कि जो रेल बजट है, रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया, रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया। यह भी प्रश्न एग्जाम में आया है, आपको वैसे भी पता होना चाहिए कब अलग किया गया। जल्दी से आंसर करिएगा। देखिए अंतिम वर्ष पूछा है तो सितंबर 2016 में क्या है, रेल बजट और आम बजट का विलय हो गया था, दोनों एक में अब इकट्ठे ही लॉन्च होते हैं, इसीलिए सितंबर 2016 अंतिम वर्ष था जब रेल बजट और आम बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया गया। रही बात इस प्रश्न की कि रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया, तो इसका भी ध्यान रखिएगा, सन 1924 में। ठीक है, अगर आपसे समिति पूछ लेगा तो एक वर्थ समिति की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर, एक वर्थ समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने है, वर्ष 1773 से 85 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, बताइए फटाफट से। देखो सबसे पहली चीज क्या है कि यहां पर अगर आप ऑप्शंस को भी ध्यान से देखेंगे ना, तो भी आपको पता होगा कि 1773 में अगर आपसे पूछ ले कि रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय गवर्नर जनरल कौन थे, रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, ये तो लगभग सभी ने पढ़ा होगा जो पुराने हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में वारेन हेस्टिंग्स के समय में पारित हुआ था। ये 73 से 85 तक ही पूछ रहा है। हमारा ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इसके अलावा ये बंगाल के भी पहले गवर्नर जनरल थे। और एक प्रश्न इनसे और आता है जो कि आपका दिल्ली पुलिस में ही आया था 2023 में ही, कि सरकार की दोहरी प्रणाली को किसने समाप्त किया था, सरकार की दोहरी प्रणाली को किसने समाप्त किया था, तो वारेन हेस्टिंग्स ने। दोहरी प्रणाली को समाप्त किसने किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। अगला प्रश्न आपके सामने है 3 नंबर, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए का मुख्यालय डैश में है। देखो जी, ये ना आपका एक नया पैटर्न चल रहा है। अगर मैं दिल्ली पुलिस से भी कंपेयर करूं, खैर वहां पर टीसीएस कंपनी एग्जाम लेती है। दूसरी चीज, ये एक तरह से मुख्यालय हो गया, फुल फॉर्म्स हो गई। और ये जो ईयर वाले प्रश्न होते हैं ना, ये बहुत एग्जाम में आते हैं, है ना। थोड़ा सा इनका ध्यान रखिएगा। अपने आप का लेवल जो है वो आपको पहले से अब इस पेपर से तो आपको काफी अप करना पड़ेगा। इस पेपर में हम टोटल 38 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मैं चाहता हूं आप लोग अपना टेस्ट लगाओ बस, और देखो कि इस 38 में से क्या आप सभी 25 प्लस कर पा रहे हैं, क्योंकि ये पहला सेशन है और बहुत सारे स्टूडेंट नए भी होंगे। जो नए हैं वो बस एक तरह से एनालाइज करिएगा कि किस टाइप से पेपर आ रहा है, और इससे आपको डबल तैयारी करनी है, डबल लेवल की तैयारी करनी है ना। देखिए फिर आईसीआरए की अगर आपसे स्थापना पूछेगा तो 1991 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हरियाणा के गुरुग्राम में है। जो ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं ना, उनका राइट है।
4 नंबर देखिएगा, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड है ये प्रश्न। तो देखो क्या पता फिर से रिपीट हो जाए, बहुत सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड रिपीट होने वाले हैं। कभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल सेम स्टेटमेंट रिपीट होगी। रिलेटेड प्रश्न बहुत रिपीट होते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर पेपर बनाता है ना, वो एक बार प्रीवियस ईयर पेपर का आकलन जरूर करता है कि पहले किस टाइप से पेपर था या हमने पहले कैसा पेपर बनाया था, उसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे और इससे रिलेटेड प्रश्न को आपके सामने परोसा जाएगा। आप देखो जी, द्वीप कौन सा है? जो विकल्प डी को आंसर दे रहे हैं सेंटिनल द्वीप, उनका राइट आंसर है। पूछेगा ये कहां पर है, तो ये कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, क्या पता आपसे ये ना पूछकर आपसे खाड़ी पूछ ले, तो सेंटिनल द्वीप जो है ये बंगाल की खाड़ी में भी स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये सितंबर 2018 का करंट अफेयर है, तो हमने इसको लिखा नहीं है, बस मैंने यहाँ पर आपको ऐसे लिख दिया है कि ये करंट अफेयर पूछा गया था, क्योंकि अब करंट अफेयर नया आएगा, आपको पता है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री डैश थे। अब मुझे नहीं लगता कि इससे भी आसान प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, और ये स्टैटिक जीके है, आपके पास स्टैटिक जीके से 8 से 10 प्रश्न आने ही आने हैं। मेरे ख्याल से 10-12 प्रश्न यूपी की जनरल नॉलेज से भी आएंगे, करंट अफेयर से 3 या 4 प्रश्न ही आएंगे और अच्छे आते हैं। सिंपल प्रश्न है, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन हैं? बलदेव सिंह जी हैं। हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने स्क्रीन पर, एक बार इस प्रश्न का आंसर कर दीजिए, ये लीजिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? इससे ना बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, है ना। अब क्योंकि ये उस समय नया नया इसका उद्घाटन हुआ था, तो ये प्रश्न पूछ लिया है। देखो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से क्या क्या प्रश्न बनेंगे, आप लोग तब तक इसका आंसर दीजिएगा। ये कहां पर है, एक आपसे ये पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछ सकता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तीसरा आपसे क्या पूछ सकता है कि ये किनकी प्रतिमा है, किनकी मूर्ति है ना, ये किनकी प्रतिमा है, ये किनकी मूर्ति है। और एक अंतिम प्रश्न जो आपसे पूछेगा कि इसका उद्घाटन कब हुआ, इसका उद्घाटन कब हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से। देखो जी, ये जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? यहां पर तो ऑप्शन ए करेक्ट है। दूसरी चीज, नर्मदा नदी और कहां पर है, तो ये गुजरात में है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 597 फीट है, और मीटर की बात करेंगे तो 182 मीटर हो जाएगी। ठीक है जी, किनकी प्रतिमा है, तो भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल जी की प्रतिमा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये प्रतिमा है। उद्घाटन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2018 को। किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है, उसी दिन इसका उद्घाटन किया गया। अब इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा, ये थोड़ा साइंस से प्रश्न है, पादप विज्ञान से, जिसको इंग्लिश में बोटेनी कहते हैं, और ये भी अच्छा प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या पूछा था कि पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? पराग की बात कर रहा है। इससे रिलेटेड ना आपके पास और भी पूछ सकता है। अगर मान लो सपोज करिए आपसे पूछ लेगा कि पुष्प पादप का जनन अंग, पुष्प पादप का नर जनन अंग, क्या आप लोग आंसर बता पाएंगे? नर जनन अंग पूछ ले या फिर पुष्प पादप का मादा जनन अंग पूछ ले, मादा जनन अंग, बताइए। इस टाइप से प्रश्न बनते हैं। प्रश्नों को हमेशा ना एक्सटेंड करके पढ़ा कीजिए, ठीक है, कि इससे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। आपकी तैयारी इसी तरह से कराई जाएगी। और आप सभी, मुझे पता है कि जो एसएससी जीडी हैं, दिल्ली पुलिस वाले हैं, वो तब से हमारे साथ जुड़े हैं। दिल्ली पुलिस में ये समझ लो कि बहुत ज्यादा कंटेंट हमारा पढ़ाया हुआ भी आया था, और जिस टाइप से मैंने स्टेटमेंट लिखी होती है ना प्रश्नों की, स्टेटमेंट भी उसी टाइप से आती है, भले ही प्रश्न थोड़ा डिफरेंट हो जाए, है ना। अब देखो यहां पर पराग कोश आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुष्प पादप का नर जनन अंग बोलेगा तो ये क्या होता है? ये होता है पुंकेसर। और मादा जनन अंग क्या होता है?
तो इसको बोलते हैं स्त्री केसर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? थोड़ा सा डीपली था। अब एक चीज देखिएगा, हमेशा ना अगर आप नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सारे अटेम्प्ट कर दो, पर फिर भी कुछ प्रश्न आपको ऐसे देता है जो कि आपके आउट ऑफ सिलेबस होंगे या फिर इतने डीप होंगे कि आपकी समझ से ही बाहर होंगे कि आपने वो टॉपिक कभी टच भी किया है या नहीं किया है ना। यहां पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कोकस, जिसने ऑप्शन बी को दिया है जी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये भी प्रश्न डीप है ना। इससे पहले ना मैंने ये प्रश्न किसी एग्जाम में नहीं देखा है। ये वाला प्रश्न, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग डैश होती है। अब बैंगनी रंग का ही क्यों पूछा है? देखो जी, बात करें तरंग दैर्घ्य की तो आपको पता है लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो है वो अधिक होता है। पूछेगा किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, तो लाल रंग का अधिक होता है, और बैंगनी रंग जो है इसका तरंग दैर्घ्य कम होता है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अगर बैंगनी का पूछा है तो क्या पता किसी शिफ्ट में आपसे लाल रंग का भी पूछ ले, और ना भी पूछे तो पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे आपको तैयारी करनी है। यहां पर तो हमारा विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा, 390 से 455 nm। ठीक है, बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य है। अगर लाल रंग का बोलेगा तो ध्यान रखिएगा 620 से 750 nm होता है, यह भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 11 नंबर, मक्खन डैश का उदाहरण है? सबसे सिंपल और सबसे इजी प्रश्न। मक्खन जो है वो किसका एग्जाम्पल है? मैंने ना किसी भी प्रश्न के ऑप्शन चेंज तक नहीं किए हैं, ना मैंने प्रश्न चेंज किया है, बिल्कुल सेम टू सेम 28 जनवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट का पेपर है, आप लोग चेक भी कर सकते हैं। देखो मक्खन जो है ये पायस का उदाहरण है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा आपका। इसके अलावा मिल्क की बात करें, इसके अलावा चॉकलेट मिल्क, आटा हो गया, ये सभी की सभी क्या हैं? पायस के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा जी, सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर दीजिएगा। निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? आप बोलोगे डीप है, तो हाँ भाई ये प्रश्न थोड़ा सा डीप है, और असली बात बताऊं तो ये ना कांस्टेबल के हिसाब से प्रश्न भी नहीं है, हमेशा आपके हिसाब से पेपर नहीं आएगा। पर इतना ध्यान रखिएगा, जिसकी ठीक ठाक तैयारी है ना वो 75% के आसपास प्रश्न तो करेगा ही करेगा, 25% प्रश्नों में उलझाएंगे आपको। ठीक है, चाहे वो कुछ प्रश्न हिंदी के होंगे, आपसे पर्यायवाची, क्रिया विशेषण कुछ इस टाइप से पूछ लेगा कि शायद उसमें कंफ्यूजन में फंस जाओ। क्या पता रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन ऐसे कैलकुलेटिव डाल दे या ऐसा लॉजिक डाल दे जो आपके माइंड में स्ट्राइक ही ना करे। और जीके तो आपको पता है समुद्र है भाई, है ना। फिर भी जो प्रीवियस ईयर है, जो बेसिक है, अब मैं आपको एक चीज हमेशा बोलूंगा, जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं ना एसएससी के, जैसे दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है, इसके अलावा आपका सीआरपीएफ का एग्जाम हुआ था ट्रेड्समैन का, और क्या है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, हेड कांस्टेबल, इन सब के पेपर्स पे नजर मारा करो भाई। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न आपको यहां से भी देखने को मिलेंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, यूपीएसआई का पेपर भी आपको सोल्व करना चाहिए, मैं तो कहूंगा, क्योंकि इसमें से भी प्रश्न डायरेक्टली मिल जाए, डायरेक्टली नहीं मिलेंगे तो इनडायरेक्टली मिलेंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर एप्सम साल्ट जो है, जिसको एप्सम लवण कहते हैं, वो राइट आंसर है। कभी कभी इनका फॉर्मूला भी दे देता है MgSO4, और इसमें ना 7 जो मॉलिक्यूल हैं वो हाइड्रोजन के भी होते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अब क्योंकि ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय है जो कि यूपी में है, तो आपसे पूछ लिया है एक तरह से यूपी की जीके का। ऐसे ही आपसे क्या पूछ सकता था भाई वो, कि 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ये भी तो यूपी में ही है ना। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? इसके अलावा बिहार का प्रश्न भी पूछ सकता था कि नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? तो आप सभी बोलेंगे सर कुमारगुप्त ने की है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? तो मदन मोहन मालवीय ने की है। मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की है। और रही बात इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, तो इसकी स्थापना की है सर विलियम मुइर ने। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है।
सभी का क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? बेसिकली क्या प्रश्न है, ये भी यूपी की जीके का है और इसमें तो यूपी की जीके इतनी सरल है कि मैं क्या बताऊं आपको, बहुत सरल जीके पूछी गई है। अब लेवल बड़े होगा। दूसरी बात, नृत्य से प्रश्न बहुत बनेंगे यूपी में इस बार, यूपी की जीके से भी नृत्य से, नदियां, बांध, बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं, तैयार रहिएगा, ठीक है ना। देखो, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी। वो कहां से बनी थी? तो उत्तर प्रदेश से ही बनी थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए? देखो, चुने गए हैं और अभी वर्तमान में ही मुख्यमंत्री हैं, हो सकता है आगे भी रहें, है ना। वर्ष 2017 में कौन चुने गए थे? तो योगी आदित्यनाथ जी। हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछ सकता है इनका चुनाव क्षेत्र क्या है, ये ध्यान रख लीजिएगा। चुनाव क्षेत्र क्या है? तो इनका चुनाव क्षेत्र क्या है जी? गोरखपुर है। आपसे पूछेगा यूपी के पहले सीएम कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत जो हैं वो यूपी के पहले सीएम थे, फर्स्ट सीएम, ठीक है। चुनाव क्षेत्र बोलेगा तो चुनाव क्षेत्र क्या है इनका? बरेली जो है वो इनका चुनाव क्षेत्र था। ये यूपी के सीएम, इनका कार्यकाल, सबसे बड़ा कार्यकाल किस सीएम का है, छोटा कार्यकाल किस सीएम का है ना, और किस किस क्षेत्र से चुनाव क्षेत्र क्या है, ये बहुत सारे प्रश्न हैं यूपी की जीके के, आपको कवर करने चाहिए। जैसे ये प्रश्न यूपी की जीके का है, ये बहुत सिंपल और स्टैटिक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? ये पक्षी पूछा है भाई। आपसे तो पुष्प भी पूछ सकता है, राजकीय पुष्प। आपसे तो राजकीय पशु भी पूछ सकता है, कौन सा है, ठीक है जी। बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो आपसे बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजकीय नदी भी पूछ सकता है, कौन सी है ना। काफी प्रश्न बन सकते हैं भाई। देखो, पक्षी की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? सारस क्रेन। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा भाई। पुष्प की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? पलाश, है ना। ब्यूटीनिया स्पर्न, ऐसे कुछ करके इसका क्या है, रासायनिक नाम भी है। पशु कौन सा है? तो बारहसिंगा हो जाएगा। ये ऐसे ऐसे प्रश्न हैं, ये तो देखो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे और यूपी जीके तो आपको अलग से भी पढ़नी पड़ेगी। 17 नंबर देखिएगा। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? करिए आंसर। जो भी यहां पे आंसर ऑप्शन बी को दे रहा है संयुक्त प्रांत, उनका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर देखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? ये भी यूपी की जीके है और ये बेसिक है। उत्तर प्रदेश के मेले हो गए, नृत्य हो गए, है ना, वहां पर क्या हो गए, नृत्यांगना हो गई, डांस फॉर्म्स हो गई, बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में बनते हैं। स्टैटिक जीके ही उठा लो और उस स्टैटिक जीके को आप यूपी वाली जीके में फिक्स कर दो, ठीक है। जैसे नेशनल पार्क हो गए, उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे राजकीय पार्क होंगे, बहुत सारे नेशनल पार्क भी उत्तर प्रदेश में होंगे, नाभिकीय परमाणु संयंत्र होंगे, है ना। उत्तर प्रदेश की जो है पोशाक होगी, किस राज्य में क्या पोशाक है, कहां पर क्या भाषा बोली जाती है, बहुत सारे प्रश्न हैं जी। उत्तर प्रदेश जीके की अलग से बुक लेनी पड़ेगी, नेशनल जीके अलग है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर है स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? एक भी प्रश्न मैंने ना चेंज नहीं किया है, ना ऑप्शन चेंज किए हैं, बिल्कुल हूबहू आपका ये जो पेपर है 28 जनवरी 2019 की सेकंड शिफ्ट का है। ऑप्शन बी शारदा नहर, जिसने आंसर दिया है उनका राइट है। 20 नंबर देखिएगा, बहुत आसान। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? और ये तो ना आपका नेशनल जीके का भी पार्ट है। देखो जी, नवंबर 2000 में, ठीक है। उत्तराखंड जो है ये मेरे ख्याल से 25वां राज्य बना था, अगर मैं गड़बड़ हूं तो मुझे सही कर दीजिएगा। मेरे हिसाब से 25वां राज्य बना था और ये उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 2000 25वां या 27वां राज्य बना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देख लीजिएगा। 21 देखिएगा। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? करिए आंसर, क्या आंसर देंगे इस प्रश्न का? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, विक्रम सेठ की तो और भी पुस्तकें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अ सूटेबल बॉय, अ सूटेबल बॉय, ये तो बहुत आती है एग्जाम में, है ना। यहां पर जो पुस्तक का नाम है वो कौन सी हो जाएगी?
वो हो जाएगी बेस्टली टेल्स। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर स्क्रीन पर, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। हरिवंश राय बच्चन जिन्होंने मधुशाला लिखी है ना, अमिताभ बच्चन जी के फादर साहब हैं ये। दूसरी चीज, इनकी जो आखिरी कविता है, आखिरी पुस्तक है, वो किस पर आधारित थी? तो जो इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, ये उस पर आधारित थी, राइट। और इसका नाम क्या है? 1 नवंबर 1984। ऑप्शन ए करेक्ट है। 24 है, रक्त समूह प्रणाली की खोज डैश ने की थी। ऑप्शन अवेलेबल हैं, मैं ऑप्शन बोलकर समय खराब नहीं करना चाहूंगा। इसमें ना एक प्रश्न और बनता है, ये तो रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप। आपसे क्या पूछ सकता है? आपसे अगर पूछ ले कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, क्या आंसर करेंगे? तो हम आंसर करेंगे यहां पर विलियम हार्वे। कुछ स्टूडेंट जो नए हैं ना, वो मिक्सअप कर देते हैं। ये ब्लड ग्रुप है, इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 25 नंबर, ये कंप्यूटर का प्रश्न है, एक आधा प्रश्न आता है या फिर किसी शिफ्ट में वो भी नहीं आएगा, ठीक है। डैश एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। और अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, गूगल करेंगे, तो ये जो प्रश्न है ये आपका एसएससी सीपीओ में भी आया है, लैंग्वेज चेंज करके 2018 वाले एग्जाम में। लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाई हुई थी और ये प्रश्न वहां पर भी आया था, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टक्सनेट हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है जी। 26 नंबर देखिएगा, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? एक चीज आपको पता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? तो पाक जल डमरू मध्य है। ये आपसे वही पूछा है, तमिलनाडु के रामेश्वरम से चलती है और श्रीलंका तक जाती है। इसका नाम क्या है? पाक जल डमरू मध्य। ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। बहुत आसान आसान प्रश्न है इस पेपर में, और मैं ये चाहूंगा कि जो अब आपको तैयारी करवाई जाएगी वो आपको अच्छे लेवल की करवाई जाएगी। और दूसरी चीज, एक चीज और देखो, रात को ना 8 बजे एसएससी जीडी की मैं क्लास लगाता हूं। एक चीज हमेशा माइंड में बिठा लीजिएगा, जो एसएससी जीडी का जीके है ना, वो यूपी पुलिस के लिए भी सेम रहेगा। ये मत सोचना कि यूपी पुलिस में तो कुछ अलग ही जीके आएगा। ये बिल्कुल आप ये क्लास अटेंड करिएगा, कर सकते हैं। डेली रात को हमारे इसी चैनल पे 8 बजे लाइव क्लास होती है। यूपी पुलिस की बता रहा हूं मैं, एसएससी जीडी यूपी पुलिस वाले दोनों जीके जीएस ले सकते हैं। जो हमारे चैनल पे हिंदी होती है रात को 8 बजे, वो भी यूपी पुलिस एसएससी जीडी की सेम है। इसके अलावा हम रीजनिंग की भी क्लास करवाते हैं, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है अगर आप देखेंगे, ठीक है। यूपी पुलिस वाले एसएससी जीडी की सारी क्लासेस दे सकते हैं बेझिझक। क्या पता जो एसएससी जीडी में ना आए वो यूपी पुलिस में फंस जाए, ऐसा भी हो जाता है। बिल्कुल जीके, रीजनिंग, हिंदी, मैथ सब सेम है। एक्स्ट्रा क्या है? यूपी की जीके है, वो ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। अगर आप चाहते हैं यूपी पुलिस की क्लासेस भी लगाई जाएं तो उसका भी ध्यान रखिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, उसकी भी क्लास हम करवाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अलास्का। अलास्का जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है। 28 है, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? देखो भाई, एक ना टीसीएस का नया पैटर्न चल रहा है, पता नहीं यूपी पुलिस का एग्जाम शायद आपके इंटरनल से ही हो, टीसीएस ना करवाए, पर ना मैं फिर भी बोलूंगा ये 2011 की जनगणना छोड़ना ही नहीं है। मैं लास्ट में आपको कुछ टॉपिक बताने वाला हूं, उन पर गौर फरमाइएगा। ये भी एक तरह से जनसंख्या से ही प्रश्न है। आपको देखो टॉप 5 जनसंख्या वाले देश पता होने चाहिए। अब तो हमारा भारत बताया जा रहा है कि वो नंबर 1 हो गया है जनसंख्या में, तो मैं यहां पर भारत को ही नंबर 1 पे लिख लेता हूं। दूसरे नंबर पे कौन हो गया है भाई जनसंख्या में? चाइना है। तीसरे नंबर पे यूएसए है। चौथे नंबर पे कौन है? तो इंडोनेशिया हो जाएगा। इसके अलावा फिर 5वें नंबर पे पाकिस्तान है। देखो ये तो क्रम पता होने चाहिए ना। हमसे बोला है तीसरा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला है 29 निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है, एक शहर नहीं है? इस प्रश्न के ऑप्शन अगर आपने ध्यान से पढ़ लिए ना, ये प्रश्न ही खत्म है, वहीं पर इस प्रश्न को खत्म कर दीजिए बस, ठीक है।
चलो देखो, यहां पर अगर मैं बात करूं ना मस्कट की, तो मस्कट क्या है अगर आपको पता हो, राजधानियां और मुद्राएं याद की हो, तो ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। बाकी दुबई, आबू धाबी, शाहजहां, ये तो यूएई के ही शहर है, अमीरात हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? क्या इसमें किसी का कोई भी डाउट है? ये बहरीन की राजधानी, ये बहुत सिंपल पूछा है, तो हम बात करेंगे मनामा की, ऑप्शन सी करेक्ट है। अंकारा किसकी कैपिटल है? तो अंकारा जो है वो टर्की की कैपिटल है। दोहा किसकी राजधानी है? तो दोहा कतर की राजधानी है। बेरूत किसकी राजधानी है? तो बेरूत जो है वो लेबनान की कैपिटल है भाई। अगला प्रश्न देखिएगा 31, डैश पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी? भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष पूछा है। कितना आसान पेपर था ये, है ना, तभी इसकी कट ऑफ बहुत हाई गई थी। अगर इसी लेवल का पेपर आएगा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी भाई, फिर तो आपको पॉइंटों पॉइंटों में खेलना पड़ेगा, कि अगर आपने आता हुआ आसान प्रश्न एक भी गलती से भी गड़बड़ कर दिया तो आप कंपटीशन से बाहर हैं। पर फिर भी मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार का जो लेवल है वो ठीक ठाक आएगा। एसएससी जीडी की क्लासेस 8 बजे होती हैं, यूपी पुलिस की भी क्लासेस वही हैं, जरूर लगाइएगा भाई, ठीक है। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार, ऑप्शन आपका बी। अब इसको देखिएगा, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था? देखो, अगर पूछ लेगा कब शुरू हुआ था, यह भी इंपॉर्टेंट है, 10 मई 1857 को, ठीक है। किस शहर से? तो यूपी के मेरठ से, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसमें ना बहुत प्रश्न बनेंगे, कुछ पुस्तकें भी लिखी गई हैं इसके ऊपर। इसके अलावा किस शहर से किसने नेतृत्व किया था? बरेली से किसने, गोरखपुर से किसने, अंबाला से किसने किया है, जमशेदपुर से किसने किया है? ये बहुत ज्यादा प्रश्न हैं, करवाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अभी आगे और भी है, 2 मिनट वेट करिए, फिर स्टार्ट करते हैं। जस्ट ए मिनट। लो जी, 33 नंबर है, टोटल 38 ही प्रश्न हैं इस पेपर के। अगर आप चाहते हैं ना कि इस पेपर की हिंदी भी सोल्व करवा दूं, आपको मैथ भी सोल्व करवा दूं, रीजनिंग भी सोल्व करवा दूं, एक कमेंट डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, है ना। उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर आप चाहते हैं यूपी पुलिस की क्लासेस अच्छे से करवाई जाए, उसका भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ये 33 नंबर है, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये बात कर रहे हैं खांडवी की, तो खांडवी जो है ये गुजरात का है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 34 नंबर है, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया। और एक चीज बताऊं, जो मेरी दिल्ली एसएससी जीडी की और दिल्ली पुलिस की क्लास लगा रहे थे, उसको ना इस सेक्शन में कोई भी समस्या नहीं हुई होगी, एक्सेप्ट यूपी जी के छोड़कर, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे यूपी से नहीं हैं, तो उनको यूपी जीके में शायद समस्या हुई हो, और जो यूपी से हैं उनको तो बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। मुझे पता है कि आप लोग आज इस 38 में से ना 30 प्लस का स्कोर मारोगे बड़े आराम से। देखो, यहां पर मैंने आपको बताया है कि उदंत मार्तंड जो है ये आपका हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। आपसे इसके संपादक भी पूछ लेगा कि इसके संपादक कौन थे, तो ध्यान रखिएगा, श्री जुगल किशोर शुक्ल, ठीक है ना। मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, जुगल किशोर शुक्ल, ठीक है, इसके संपादक थे। अगला प्रश्न है 35, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? यह वाला प्रश्न आप लोग एसएससी एमटीएस 2021 के भी एग्जाम में देख सकते हैं, वहां पर भी यह प्रश्न बिल्कुल सेम स्टेटमेंट, बिल्कुल सेम ऑप्शन के साथ पूछा जा चुका है। लर्मा रोजो, ऑप्शन बी करेक्ट है। यह क्या है? गेहूं की बीज की किस्म है। 36 फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? बताइए, ऑप्शन अवेलेबल हैं, आंसर करिएगा सर। जो भी यहां पे बेनेगल नरसिम्हा राव जी को आंसर दे रहे हैं, विकल्प डी, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है 37 नंबर, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? और ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एक बार कमेंट जरूर करेंगे कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, क्या यूपी पुलिस की क्लासेस कंटिन्यू करें। और मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, जो एसएससी जीडी की क्लास रात को 8 बजे होती है ना, उसको जरूर अटेंड करिएगा। यूपी पुलिस एसएससी जीडी में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है। जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, कुछ डिफरेंस नहीं है। जबकि एसएससी जीडी का तो लेवल और भी अच्छा है, मैं इस पेपर को देख पा रहा हूं, तो उसकी तैयारी करिए, यूपी पुलिस आसानी से निकल जाएगा।
यहाँ पे जोधपुर ऑप्शन बी करेक्ट है। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत बेसिक स्टैटिक जीके का। लावणी किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? इसका आंसर कर दो, फिर हमारी क्लास जो है वो समाप्त हो जाएगी। जो भी यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दे रहा है महाराष्ट्र, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसने ऑप्शन बी को दिया है उनका राइट है। अब कमेंट करिएगा कि इन 38 प्रश्नों में से आज के टेस्ट में आपने कितना स्कोर किया है। अगर आप चाहते हैं इस पेपर को पूरा सॉल्व करवा दें, रीजनिंग की अलग लगा दें, हिंदी की अलग क्लास लगा दें, है ना, मैथ अलग सॉल्व करवा दें, तो कमेंट बॉक्स आपके सामने है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और जल्दी से बताइएगा 38 में से कितने राइट हुए हैं। आपको आज का सेशन कैसा लगा है, हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। और जो दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी से जुड़े हैं, हमारे चैनल के आप एंगेजमेंट भी देख सकते हैं। कुछ बात है, कुछ अच्छा पढ़ाते हैं, तभी आप सब जुड़ते हैं, इतना प्यार सपोर्ट दिखाते हैं। यूपी पुलिस के लिए भी मैं बता रहा हूं फिर से, रात को एसएससी जीडी की क्लास होती है 8 बजे, है ना। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता दूं कि रात को 8 बजे डेली एसएससी जीडी की क्लास होती है। आप लोग यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में कुछ भी डिफरेंस नहीं है भाई, ठीक है ना। जीके की, हिंदी की, मैथ की, रीजनिंग की, सबकी क्लास होती है। रात को 8 बजे जरूर देखिएगा। चाहते हैं कि अलग से क्लास करवा दे तो अलग से भी हो जाएंगी। कमेंट बॉक्स आपके सामने है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।